हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश खरवार, योर फिजिक्स ट्यूटर। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कैसे किया जाता है। 3-4 क्वेश्चन एग्जांपल्स लिए थे हम लोगों ने, उस एग्जांपल्स को सॉल्व किया। आई होप कि सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हो कि किस तरीके से यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि थ्योरम तो इजी है, बिल्कुल एक स्टेटमेंट है, वो इजी सा स्टेटमेंट है कि सारे वर्क डन जो है एक्सटर्नल फोर्सेस के वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे। लाइक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस was equal to change in kinetic energy, that is half mv final square minus half mv initial का स्क्वायर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या बताया था मैंने कि वो दो पॉइंट चूज करना जहां पे हम लोगों को ये थ्योरम अप्लाई करनी है ना, इनिशियल और फाइनल। जैसे स्प्रिंग वाला क्वेश्चन जो था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्प्रिंग वाला, कि यहाँ पे स्प्रिंग अटैच्ड है ठीक इस ब्लॉक से, और इस ब्लॉक कंप्रेस करके इसको फायर कर दिया गया, तो कि ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। ठीक, तो वो दो पॉइंट जो चूज करने थे वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ना होके हम लोग को कौन से, इनिशियल और एक इंटरमीडिएट पॉइंट चूज करना था। लाइक इनिशियल जहां पे ये कंप्रेशन है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जहां पे ये नेचुरल लेंथ पे आएगा, ये कंप्रेशन वाला पॉइंट था और ये इंटरमीडिएट पॉइंट था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि वो दो पॉइंट चूज करना जहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एनर्जी के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये पढ़ा हम लोगों ने। पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर रहे थे हम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कल हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइन होगी। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं हो सकती। लाइक इफ दिस इज आवर सिस्टम, तो इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना। अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, है ना। तो जो इंटरेक्ट करने के लिए एनर्जी लग रही है, दैट इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी को बहुत ही बेसिक रूप में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए जितना वर्क डन हुआ है, एक्सटर्नल एजेंट ने जितना वर्क डन किया है, वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। लाइक ये सारे पार्टिकल्स अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होते दूर दूर, तो एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते। बट जब इनको पास में लेके जाएगा, जब पहला पार्टिकल लेके आया जाएगा, तब तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन पहले पार्टिकल के प्रेजेंट में जब दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे सारे पार्टिकल्स लेके आएंगे, तो ये आपस में क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इस फोर्स की वजह से हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को कंबाइन करने के लिए। तो वो जो वर्क हम लोगों ने किया है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक पार्टिकल के लिए या एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन नहीं होती है, वो हमेशा सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। अब सिस्टम में या तो मिनिमम कम से कम 2 पार्टिकल होने चाहिए, या फिर 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि एब्सोल्यूट नहीं, यानी कि रिलेटिव टर्म है, ये रिलेटिवली डिफाइंड है। ठीक, कि कभी भी हम इसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, हम चेंज ही डिफाइन कर सकते कि पोटेंशियल एनर्जी इस प्लेस पे इतना है तो इस प्लेस पे इतना होगा। उससे जो चेंज हुआ सिर्फ और सिर्फ हम लोग वो डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा यू इज ओनली डिफाइंड। सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन कर सकते हैं। अब चेंज डिफाइन करने के लिए एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे प्री डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी पता है वो पॉइंट होगा, या फिर हमारे ऊपर है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में सिंपली हमारे ऊपर होता है कि पहला पॉइंट हमें कौन सा चूज करना है। लाइक इस केस में, जैसे ग्राउंड के केस में, अगर बॉल ऊपर से गिरती है ना, बॉल लेट्स से कि h हाइट ऊपर से गिरी है, तो हम लोग जनरली क्या एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा ग्राउंड पे 0 होगा और h हाइट ऊपर mgh होगा। ठीक, ये हम लोग नॉर्मली कन्वीनियंटली यूज करके चलते हैं हर जगह पे। बट ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे 0 लेना है या इस लेवल पे 0 लेना है। अगर इस लेवल पे हम 0 ले लेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh हो जाएगा। अगर इस लेवल पे 0 ले लेंगे तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh हो जाएगा। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, है ना, किसके,
कंजर्वेटिव, एक टर्म मैंने कल बताया था आप लोगों को, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है ना, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना। डेफिनेशन क्या है इसकी भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो अब पोटेंशियल एनर्जी यहां मैं 0 लेता हूं, ठीक। तो ऊपर जाने के लिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव mgh का, देखो यहां पे अगर है तो फोर्स नीचे लग रहा है mg, ऊपर लेके जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, यानी कि जो mg का वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, यानी कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, यानी कि ग्रेविटी क्या होगा, माइनस mgh। h हाइट ऊपर लेके गए तो माइनस mgh, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस mgh। तो यहां क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h पे कितना आ जाएगा, mgh। अगर मैं माइनस साइन यहां पे नहीं लगाता, पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन नहीं करते कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो देखो क्या होता, यहां पे माइनस mgh, यानी कि यहां माइनस mgh आ जाता। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या डिफाइन हो जाती है, माइनस mgh। जबकि हमने यहां अगर बेस लेवल पे 0 लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और यहां से नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। इसलिए ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव डिफाइन होती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो अब आप लोगों को डाउट होगा कि सर ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फील्ड, यानी कि कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इन पे डिफाइंड होती है ना, ऐसी फील्ड जो कंजर्वेटिव है, यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड्स। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइंड होगा। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे ड्रैग होता है हमारा, तो ड्रैग क्या है, कांस्टेंट नहीं होता है, ड्रैग हर पॉइंट पे वेरी कर सकता है। जमीन से अगर हम लोग h हाइट एज अ फंक्शन ले लें तो हर h हाइट पे ड्रैग फोर्स जो है वो वेरी कर सकता है, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगा। जबकि कंजर्वेटिव फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल है हमारा, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें क्या होता है कि एक लूप में अगर हम लोग एक सर्कुलर पाथ में जाए तो उसका वर्क डन हमेशा 0 हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरीके से है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कोई भी एक फील्ड हम लोग एक बार चूज करें कि इस तरीके से है, तो इसमें अगर एक पार्टिकल को लेके ऐसा सर्कुलर पाथ में मैं लेके जाता हूं, क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में लेके जाते हैं, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिनका क्लोज लूप में अगर वर्क डन लिखे तो दैट वर्क डन विल बी 0। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फील्ड है ये कांस्टेंट फील्ड है, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा। क्योंकि इस पॉइंट पे देखो mg फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे भी क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा, वो कहीं पे भी रहे फोर्स सेम लगेगा। फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहां पे हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं कि फोर्स डॉट डी विल बी इक्वल टू 0। इसलिए क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि क्लोज लूप में अगर हम लोग गए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 और फोर्स कांस्टेंट था। जब भी फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग बाय डेफिनेशन वर्क डन को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होंगे जिनका वर्क डन एक क्लोज लूप में हमेशा 0 आएगा। क्लोज लूप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब भी एक आप क्लोज लूप में जाएंगे, अब क्लोज लूप का मतलब ये नहीं कि सर्कुलर, कोई भी लूप हो, है ना, रैंडम लूप भी आप ले लेंगे इस तरीके का, बस क्लोज होना चाहिए, तो उसमें उसका वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो कौन से फोर्सेस हो गए, वो हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक, समझ में आएगा आपको, आया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अब यही फील्ड्स अगर वेरिएबल फील्ड होगी, वेरिएबल फील्ड का क्या मतलब है, इस तरीके से, ठीक, इनकी देखिए मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही, तो इस तरह की जब फील्ड होगी तो इसमें अगर हम लोग वर्क डन लिखेंगे, देखिए इसमें क्लोज लूप में जाए या कैसे भी जाए, मान लो मैं क्लोज लूप में गया हूं, क्लोज लूप में जाके अगर वर्क डन लिखेंगे
तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वर्क डन हमेशा 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू लेट से F1 है, तो इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू तो दूसरी होगी, F2 हो जाएगी। तो जब हम लोग वर्क डन लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी, है ना, तो इसमें देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल भी वेरी कर सकता है और मैग्नीट्यूड भी वेरी कर सकता है। तो ये डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि वर्क डन इस फील्ड में, है ना, कौन से नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में या वेरिंग फील्ड में वर्क डन 0 होगा। जबकि अगर हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड में जाएंगे, कौन सी फील्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई हमारी, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप क्लोज लूप में जाएंगे तो वर्क डन लिखेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गई किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से, या यूनिफॉर्म फील्ड हो गई, तो उसकी वजह से भी अगर क्लोज लूप में जाते हैं तो क्लोज लूप में क्या हो जाएगा, वर्क डन हमेशा 0 आएगा। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होंगे उनके द्वारा वर्क डन अगर हम लोग लिखें तो 0 नहीं होगा, हमारा वर्क डन 0 नहीं होगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से अगर क्लोज लूप में लेके जाएं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 0 हो जाए ना, डिपेंड करेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो वो सारी चीजें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कि इनका वर्क डन कभी भी क्लोज लूप में 0 नहीं होता है, जबकि कंजर्वेटिव फोर्सेस में इनका वर्क डन 0 होता है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी में ये कंजर्वेटिव फोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है ना। पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन भी क्या बोला मैंने कि एक तो हमेशा चेंज ही लिख सकते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट, यानी कि U इक्वल टू मैं कभी नहीं लिखूंगा, हमेशा क्या लिखूंगा, डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक तो ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी को एक और तरीके से डिफाइन किया गया है कि फोर्स, है ना, जो फोर्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाय डेल्टा R, है ना। या फिर ये जो डेल्टा वाला साइन है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, किसका है, पार्शियल का। इसको ग्रेडियंट की तरह भी लिख सकते हैं हम लोग कि F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये R जो वेक्टर है, इस R को हम लोग लिख सकते हैं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक। अगर इसको मैं ब्रेक करता हूं तो दिस F वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो दिस F विल बी इक्वल टू, देखो, माइनस DU बाई DX I कैप माइनस DU बाई DY J कैप माइनस DU बाई DZ K कैप। ये पूरा वेक्टर फॉर्म हुआ इसका ग्रेडियंट का, कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस DU बाई DX। ये कब होगा, जब 3 डायमेंशनल है जो फोर्स है या जो फिर हमारा पोजीशन वेक्टर है वो 3 डायमेंशन। अगर वो सिंगल डायरेक्शन में X, Y या Z में, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि दिस F इज इक्वल टू माइनस DU बाई DX। अब उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो पार्शियल वाला साइन लगाया मैंने ये फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन में डेल्टा U बाई डेल्टा X। क्यों? क्योंकि उसमें Y और Z का तो फंक्शन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, X का फंक्शन है ना। तो यानी कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट का इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो बताइए कि उस पॉइंट पे फोर्स कैसे कैसे लग रहा होगा या वेरी कर रहा होगा। तो वो अब हम लोग बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल कर्व होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। देखिए मैं पोटेंशियल एनर्जी U वर्सेस पोजीशन का कर्व बनाता हूं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन R का मैं कर्व बनाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पे, बट वर्क डन को उस केस में वर्क डन हम ये नहीं लिख सकते F डॉट डी। क्यों? क्योंकि एक तो फोर्स हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, फोर्स अगर हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखना पड़ेगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे अलग अलग है। जैसे ये कोई रैंडम हो गया कि यहां पे देखो फोर्स इस तरफ है, मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लो, ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, 90 डिग्री नहीं है, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन अ टोटल लूप 0 है, तो वहां पे टोटल लूप में डायरेक्टली यहां 0 डाल दे रहे थे। अब हम लोग को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके ऐड करना पड़ेगा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको स्मॉल सेक्शन में लेके
ऐड करना है, ना कि पूरे को ऐड करना है। तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट तो होंगे ना, जो भी फोर्स और फोर्स का फंक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट भी उसी के टर्म्स में आएगा। f इज अ फंक्शन ऑफ x या f इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को भी dt या उसके टर्म्स में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो वो कोई जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पे जीरो आए, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ आ सकता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग डायरेक्शन है। तो समझ रहे, वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होते हुए क्यों डायरेक्टली जीरो हो गया, क्योंकि वहां पे फोर्स कांस्टेंट था, वर्क डन हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर एफ डी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि फोर्स ही वेरिंग है, फील्ड जो है वो वेरिएबल है, तो फोर्स भी वेरिएबल होगा, फोर्स वेरिएबल होगा तो हर पॉइंट पे है ना हम लोगों को जोड़ना है। अब हर पॉइंट पे जोड़ने के साथ साथ डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा इन दोनों का। तो डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि दोनों पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में होगा। तो रैंडम डायरेक्शन में होने की वजह से कहीं पे तो कुछ वैल्यू आएगी और कहीं पे जीरो आएगा, तो वो सारी वैल्यूज एड अप होके कोई जरूरी नहीं कि नेट हमेशा जीरो आ जाए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे है ना कि ये वाला केस और ये वाला केस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में क्यों अलग है। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व की। पोटेंशियल एनर्जी कर्व, मान लो पोटेंशियल एनर्जी एक कर्व दिया हुआ है ना, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट भी इसमें से आपको समझाता हूं मैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का आपके सामने एक कर्व दिया हुआ है। ठीक, और हमें डिटरमाइन करना है कि फोर्स का क्या क्या साइन होगा, और इसी के साथ में ये डिटरमाइन करना है कि इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा। यानी कि तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, वो इक्विलिब्रियम हम लोग यहां से डिसाइड करते हैं। कौन कौन से इक्विलिब्रियम, देखो पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है ये तो समझाने की जरूरत नहीं होगी, जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो अब नेट फोर्स जीरो तो हो सकता है कि सारे ही पॉइंट पे हो, है ना, इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो तो होगा, बट वहां पे किस किस तरह का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे पहले तो मैं फिगरेटिवली आपको समझाता हूं कि स्टेबल और अनस्टेबल का क्या मतलब है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसे लेट अस सपोज कि एक बाउल है ना, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, उस तरह का एक बाउल है, और बाउल में यहां हम लोगों ने कहीं बॉल रख दी है, यहां एक बॉल रख दी है। ठीक, तो अब इस बॉल का क्या होगा यार मोशन की, ये ऐसे ऑस्किलेट करके यहां आके सेटल हो जाएगा, है ना, यहां आके सेटल हो जाएगा। तो अब भले आप इसको डिस्टर्ब भी करेंगे, आप थोड़ा सा ऊपर इस तरफ राइट साइड या लेफ्ट साइड इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना इसका मतलब है कि ये जो इस पोजीशन में बैठा हुआ है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। क्यों, क्योंकि उसको डिस्टर्ब करने से वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम को रिटेन कर ले रहा है ना, वापस उसी पोजीशन में आ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वहां पे एक लेट अस सपोज की बॉल रख दी हम लोगों ने, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉल रख दी। ठीक, अब इस बॉल को फिर से डिस्प्लेस करते हैं, है ना, इसमें भी हम लोगों ने डिस्प्लेस किया था इधर, इधर और इधर डिस्प्लेस किया था, इसमें इसको डिस्प्लेस करते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक, क्या होगा, इसको राइट साइड में हम लोग थोड़ा सा फोर्स के साथ डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या होगा, ये कहीं आगे जाके वहां रुक जाएगा। इस पोजीशन पे तो अब नहीं रुकेगा, बट किसी फर्दर पोजीशन यहां पे बैठ के ये रुक जाएगा, है ना। अगर इस तरफ डिस्टर्ब किया तो यहां पे आके रुक जाएगा। ठीक, मतलब ये अपनी पोजीशन पे तो नहीं रुका बट आगे कहीं जाके रुक गया।
है ना, कहीं दूसरी पोजीशन में जाके इक्विलिब्रियम में रहा, वहां पे कोई इसके ऊपर फोर्स लगा क्या, नहीं लगा। यहां पे जब हमने लगाया था इस टाइम में फोर्स लगा, आगे गया वहां जाके रुक गया, वहां रुक गया, यानी कि फोर्स उसके ऊपर कोई लग रहा है, नहीं लग रहा है। यानी कि ये जिसमें इक्विलिब्रियम जो है वो किसी फर्दर पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए, है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जब वापस इक्विलिब्रियम आ जाए तब तो हमने कह दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बट किसी फर्दर पोजीशन पे जाके शिफ्ट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक इसी तरीके से तीसरा इक्विलिब्रियम होता है ये, इस तरीके से लेट से बाउल को मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा करके यहां पे एक बॉल रख दी, अब यहां एक बॉल रख दी, ठीक सेम वही है, डिस्टर्ब करके चेक करो कि क्या होता है, अपनी पोजीशन पे वापस आता है या किसी फर्दर पोजीशन पे जाके स्टेबल हो जाता है या फिर स्टेबल ही नहीं होता है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग इसको डिस्टर्ब करते हैं इस साइड या इस साइड, तो ये नीचे गिरने लगेगा, ठीक, नीचे गिरने लगेगा, और ये फिर यहां से लेके यहां तक की किसी पोजीशन में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करेगा, है ना, ये मोशन में चलता जाएगा। तो यहां से यहां तक जब मोशन में चलता जाएगा, यानी कि ये वाला जो इसका इक्विलिब्रियम था वो स्टेबल नहीं था, है ना, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, वो मूविंग मतलब मोशन में हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब शिफ्ट किया तो वापस से अपनी पोजीशन रिगेन कर ली। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं और जाके शिफ्ट कर ली, मतलब वहां से थोड़ा सा हमने पुश किया तो कहीं और जग गया और वहां पे स्टेबल हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक ही पोजीशन जहां रखा था वहां पे स्टेबल था, लेकिन वहां से डिस्टर्ब किया तो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो नहीं आया। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अब हम लोग फिगर से देखते हैं कि फिगर से ये कैसे पहचाना जाता है, मतलब जो ग्राफ है, ग्राफ से कैसे पहचाना जाता है कि किस तरह का इक्विलिब्रियम है। ठीक, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं रब कर देता हूं, सॉरी, ठीक, U और R का कर्व है। अब देखते क्या डिफाइन किया हम लोगों ने कि दिस F इज इक्वल टू माइनस du बाय dr, ये डिफाइन किया, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। एक बार जब हम लोग करेंगे क्या मिलेगा हमें, फोर्स मिलेगा। कौन सा फोर्स यार, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसी फोर्स के लिए डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्स। मुझे बार बार लिखना ना पड़े, याद रहे आपको कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। ठीक, तो F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr। अब देखो कोई भी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होगी तो वहां पे फोर्स कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम डिफाइंड होगा, वरना तो इक्विलिब्रियम ही डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, अब कहां कहां पे फोर्स जीरो होगा, वहां पे जीरो होगा जहां पे डेल्टा u बाई डी आर, सॉरी du बाई डी आर, du बाई डी आर जो है वो जीरो जहां पे होगा वहां पे क्या होगा, F विल बी जीरो। ठीक, अब ये पोजीशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी पोजीशन है जहां पे F जीरो है। तो देखो एक ये पोजीशन हमें मिलेगी जहां पे डेल्टा u बाई डेल्टा आर जीरो होगा, क्योंकि यहां पे अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो यहाँ नेगेटिव स्लोप है, यहां पे करेंगे तो पॉजिटिव स्लोप है, किसका, u का, यानी कि du बाई डी आर यहाँ पे नेगेटिव है, du बाई डी आर यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक, इस पॉइंट पे अगर एग्जैक्टली मार्क करूंगा मैं तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी जीरो आ जाएगा। ये लो, ये पॉइंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट एक पॉइंट ये है जहां पे फिर से मुझे फोर्स क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे अगेन du बाई डी आर, यानी कि अगर मैं टेंजेंट लूंगा इस पॉइंट पे, एकदम अपर पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट लूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो मिल जाएगा। इसके इधर अगर इस साइड में, लेफ्ट साइड में अगर मैं लेता हूं तो लेफ्ट साइड में फोर्स यानी कि टेंजेंट पॉजिटिव, लेफ्ट और राइट साइड में लेंगे तो नेगेटिव। ठीक, ये दो तरह की पोजीशन हो गई, ये वाली पोजीशन और ये पोजीशन सेम हो जाएगी। एक यहां पे है, एक ये वाली पोजीशन चूज कर लेते हैं। यहां पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो यहां पे तो किसी भी पॉइंट पे मैं खींचूंगा टेंजेंट हमेशा ऐसे आएगा। ठीक, तो ये तीन तरह की पोजीशन मैंने आइडेंटिफाई कर ली जो डिफरेंट थी इस ग्राफ में। उन तीन पोजीशन पे देखते हैं कि फोर्स का नेचर क्या है और इक्विलिब्रियम क्या है। तो देखो
फोर्स यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0। फर्स्ट लेट अस मार्क, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट पे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके का इक्विलिब्रियम है। देखो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पे ये तो जायज सी बात है कि du by dr 0 है, यानी कि f 0 है, ठीक। तो क्या इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो सिर्फ इस पॉइंट को अगर हम लोग देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। यहां पे सिर्फ ये पता चलेगा कि वहां पे इक्विलिब्रियम है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है, देखो इसके थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट जाके हम लोग देखते हैं। देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इससे अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे, इससे लेफ्ट साइड जाएंगे तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो du by dr है, du by dr क्या है फर्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट के लिए x लेट से कि नेगेटिव है ना, मतलब यहां से अगर मैं मेजर करूंगा, लेफ्ट जाऊंगा तो x नेगेटिव, राइट जाऊंगा तो x पॉजिटिव, ठीक। मैंने इसी को अपना बेस मान लिया। ये मीन पोजीशन है, लेट अस सपोज की मीन पोजीशन, यहां से इधर गए तो नेगेटिव, यहां से इधर गए राइट साइड गए तो पॉजिटिव। तो पीछे जब गए है ना, इस वाली पोजीशन में जब गए लेफ्ट हैंड साइड, तो x नेगेटिव हो गया क्योंकि यहां से इस तरफ मेजर किया है, ठीक। यहां पे फोर्स देखो, अब फोर्स का साइन क्या आएगा, तो देखो du by dr नेगेटिव है क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव है, तो F इज इक्वल टू माइनस du by dr, यानी कि फोर्स जो है वो कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, है नहीं है यार, फोर्स पॉजिटिव आ गया। तो अब देखो यानी कि जब x लेफ्ट तरफ हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो फोर्स उस पर राइट साइड में लग रहा है, हाँ? x को, ये लो हमारी बॉल, अब हमने इस बॉल को इस तरफ शिफ्ट किया बट इस पे फोर्स इस तरफ लगा, यानी कि इसको वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाह रहा है ये फोर्स, है ना। जब ये इस पोजीशन पे आया, अपने मीन पोजीशन पे जब ये बॉल आई, तो वहां पे मीन पोजीशन पे फोर्स 0 हो गया, बट इसके लेफ्ट हैंड साइड में जब हम गए, यानी कि बॉल को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पुश किया, तो जो फोर्स था वो इसको राइट हैंड साइड पुश कर रहा था। सेम ऐसा ही केस इधर हो रहा है। इधर देखो, इधर अगर मैं इस तरफ बॉल को शिफ्ट करता हूं, यानी कि जब मैं x को पॉजिटिव साइड शिफ्ट करूंगा, तो देखो फोर्स का साइन क्या होगा, du by dr, ये du by dr पॉजिटिव है तो du by dr पॉजिटिव, यानी कि f क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो f नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड, यानी कि x को जब मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड में किया, तो फोर्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लगा, यानी कि फोर्स वापस क्या करना चाह रहा है, उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाह रहा है। तो इस तरह का केस कब होता है यार, याद करो, जो बॉल सीधी रखी हुई थी तो उसमें जब बॉल को हम डिस्प्लेस कर रहे थे राइट साइड में, वापस वहीं आ जा रहा था, जब लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर रहे थे फिर से वापस आ रहा था, यानी कि दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नहीं है समझ में? कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट जाके चेक करेंगे कि किस तरह का इक्विलिब्रियम है, ठीक। ओके, सेकेंड पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं। सेकेंड पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर हम लोग चूज करेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे तो जायज सी बात है कि फोर्स 0 है और du by dr भी 0 है, ठीक। वापिस से सेम वही तरीका, क्या कि सेकेंड पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो x नेगेटिव, फोर्स की वैल्यू चेक करते हैं कि फोर्स पॉजिटिव या फोर्स नेगेटिव। तो देखो du by dr पॉजिटिव है, du by dr का साइन पॉजिटिव है, तो du by dr पॉजिटिव, तो फोर्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव, फोर्स भी आ गया नेगेटिव, फोर्स भी क्या आ गया, नेगेटिव, x भी नेगेटिव, फोर्स भी नेगेटिव, यानी कि अगर बॉल को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुश किया तो फोर्स भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड ही लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में पुश किया उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि फोर्स उसको आगे की तरफ लेके जाया जा रहा है। याद करो कौन सा केस था, बाउल को जब उल्टा रख दिया हम लोगों ने, तो जब उसको डिस्प्लेस किया तो उसके ऊपर फोर्स भी नीचे लगा और वो नीचे की तरफ जाते गए, है ना। यानी कि हिल के ऊपर से एक बड़ी सी बॉल अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो वो नीचे क्या होता जाएगा, जाता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो सेम केस यहाँ पे हुआ कि x नेगेटिव हो गया तो फोर्स भी नेगेटिव हो गया, या ठीक। दूसरा केस इसी में कि आगे की तरफ पुश करके देखते हैं,
एक्स में पॉजिटिव चेंज लाके देखते हैं, यानी कि उसको हल्का सा राइट हैंड साइड डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। राइट हैंड साइड जब डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये डी यू बाई डी आर यानी कि ये टेंजेंट, ये कैसा है, ये नेगेटिव है, तो डी यू बाई डी आर नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव एफ कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। एफ पॉजिटिव का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग, एक्स भी पॉजिटिव एफ भी पॉजिटिव, यानी कि जब बॉल को मैंने राइट हैंड साइड पुश किया तो फोर्स भी कैसा गया, फोर्स भी पॉजिटिव साइड लग गया, तो वो फोर्स क्या करेगा, उसको राइट हैंड साइड में लेते चला जाएगा, यानी कि ये दिस इज अनस्टेबल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब आएगा, अब ये देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट को देखते हैं हम लोग। देखिए ये थर्ड पॉइंट है, ठीक। थर्ड पॉइंट में साफ साफ दिख रहा है कि एफ जीरो है। क्यों एफ जीरो है, क्योंकि डी यू बाई डी आर तो उस पॉइंट पे जीरो होगा, उसके लेफ्ट जाओ या राइट जाओ डी यू बाई डी आर जीरो हो जाएगा, ठीक। जीरो हो जाएगा तो देखो क्या लिखेंगे, अब इस पॉइंट के हल्का सा राइट जाते हैं और हल्का सा लेफ्ट जाते हैं, किस, थर्ड पॉइंट के। थर्ड पॉइंट के हल्का सा जब राइट गए तो डी यू बाई डी आर क्या हुआ, जीरो हुआ, तब क्या हुआ, फोर्स जीरो लगा। इसके हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड गए तब भी क्या हुआ, जीरो हुआ, यानी कि फोर्स चाहे उसके लेफ्ट जाओ चाहे उसके राइट जाओ, यानी कि एक्स में चाहे आप पॉजिटिव डिस्प्लेस करो या फिर एक्स में आप नेगेटिव डिस्प्लेस करो, उस पर फोर्स लग ही नहीं रहा है। फोर्स नहीं लग रहा तो आपने जहां पे डिस्प्लेस किया वो वहीं पे रुक जाएगा। तो ये याद करो कौन सा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि बॉल को हम कहीं जहां पे भी डिस्प्लेस करें बॉल हमारी वहीं की वहीं रुक जा रही है। तो आई होप कि तीनों टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आपको समझ में आया हो कि किस तरह से स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, किस तरफ से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है और किस तरीके से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कब, जब एक्स पॉजिटिव हमने डिस्प्लेस किया तो फोर्स जीरो था, एक्स नेगेटिव डिस्प्लेस किया तब भी फोर्स जीरो था, है ना। फोर्स की वैल्यू हमेशा जीरो थी, यानी कि दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, है ना। ये सारी चीजें अच्छे से नोट कर लीजिए। एक दो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिससे और क्लियरिटी होगा कि कैसे ये डील करते हैं हम लोग इन सब चीजों के साथ, ठीक। सॉल्व कीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। फोर्स फंक्शन दिया हुआ था, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। ये फोर्स दिया होता है, कहीं पे फील्ड है वहां पे ये फोर्स दिया हुआ, पूछा गया है आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे डायरेक्टली बोल दिया गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे देके दूसरे पॉइंट पे भी पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी उतना है तो दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक। सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या बताया मैंने, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर, है ना। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ x का फंक्शन है तो पार्शियल हट जाएगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे क्या कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि F सिर्फ इसी का फंक्शन है। तो अब फोर्स दिया हुआ है, हम लोग को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सिंपल है। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डी यू, है ना। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन तो सिंपल है, हम लोग कर ही सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये क्या आ जाएगा, u इनिशियल माइनस uf,
है ना, चेंज पूछा है आपसे तो यू आई माइनस यू एफ या यू एफ माइनस यू आई सेम आएगी, आप नेगेटिव वाली वैल्यू हटा सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी हम लोग निकालना सीख गए हैं। ठीक, ओके, नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी होगा। ठीक, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने हर जगह देखा होगा कि इस तरीके का टेबल है, यहां पे एक चेन ऐसे लटकी हुई है। ठीक, एक चेन ऐसे लटकी हुई है जिसका टोटल मास m है और लेंथ l है। ठीक, ये कहा गया है कि 1/4 ऑफ लेंथ लटका हुआ है और 3/4 उसके ऊपर है। ठीक, क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्क डन इन प्लेसिंग द होल चेन ऑन द टेबल। ठीक, पूरी चेन को टेबल में रखने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो कितना वर्क करेगा इस पूरी चेन को रखने के लिए। ठीक, ओके, क्या करेंगे हम लोग, क्या वर्क डन फाइंड कर सकते हैं हम लोग इसका सिंपली कि कितना वर्क डन होगा, या फिर कोई और तरीका यूज करेंगे? तो देखो, हम लोग लिखते हैं कि जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स, जितना कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रहा है उसके जस्ट नेगेटिव वर्क डन कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स। कंजर्वेटिव वर्क जितना कर रहा है उसके नेगेटिव एक्सटर्नल वर्क को फोर्स करना, वर्क डन करना पड़ता है। क्यों ऐसा? देखो, लेट अस से कि ये ग्राउंड है। ठीक, अब ग्राउंड में इस बॉल को h हाइट ऊपर ले जाने के लिए, है ना, जो हमारा ग्रेविटी है वो कितना वर्क करेगा, तो उसको तो वर्क करना नहीं है ना। वो अगर उसका वर्क हम लोग लिखते भी हैं तो क्या लिखेंगे, -mgh, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यानी कि -mgh वर्क डन करना पड़ेगा ग्रेविटी को। लेकिन असलियत में ये वर्क डन ग्रेविटी, मतलब जो वर्क हुआ है वो ग्रेविटी ने नहीं किया है, वो किसने किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। और उस एक्सटर्नल एजेंट ने एग्जैक्टली नेगेटिव वर्क डन किया है, किसके, कंजर्वेटिव फील्ड, जो कि हमारा ग्रेविटी था। तो अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, -mgh इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट mgh। और जायज सी बात है यार कि एक्सटर्नल एजेंट को तो पॉजिटिव वर्क करना ही पड़ेगा, तभी तो बॉल नीचे से ऊपर जाएगी। क्या ग्रेविटी उसको नीचे से ऊपर लेके जा सकती है? नहीं लेके जा सकती। जब ऊपर से नीचे आना हो तब ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो बस छोड़ देगा और ग्रेविटी नीचे लेके आ जाएगा। तो उस केस में एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क नहीं करना है, उसको वर्क लेना है। तो उस केस में उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रही तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स -mgh आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो +mgh यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा -mgh। समझ रहे हैं आप लोग कि कंजर्वेटिव फोर्स जितना भी वर्क कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट जस्ट उसके नेगेटिव वर्क करता है, जैसा कि इस केस में हुआ। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमसे पूछा गया है कि वर्क डन बताइए कि इस चेन को ऊपर रखने में कितना वर्क डन होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक चीज हम लोगों को पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें नहीं पता कि फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, सिंपल सा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखना थोड़ा सा कठिन काम है। क्यों? देखो फोर्स यहां पे mg लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट देखो अब सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबका अलग अलग होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट पता नहीं यहां से लेके बस यहां तक होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से, इसका तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट को
और फोर्स को दोनों एक ही फंक्शन में लिख सकते हैं। यहां से लिखना टफ वर्क होगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से चलते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, है ना, माइनस यहां लगाए कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा यू, और यही चीज हमें पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ WC। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इसकी हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम निकाल लेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल लेंगे हम लोग, समझ रहे? एक्सटर्नल एजेंट कौन, जो भी इसको उठा के इस चेन को इस टेबल के ऊपर रखेगा। तो डायरेक्टली इस प्रोसेस से जाना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको अवॉइड करके हम लोग क्या, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से जा रहे हैं। अब इसका देखिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान है इस वाले स्टेज में, चाहे इस स्टेज में हो चाहे वो पूरी चेन सिंपल सीधी हो, उस स्टेज में हो, दोनों स्टेज में पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को इस पॉइंट पे जीरो मान लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को, अब याद रखो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रिलेटिव है ना, कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन होती। तो हम लोग चेंज डिफाइन करेंगे, चेंज के लिए किसी भी एक पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जा सकता है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी को नीचे में इस पॉइंट पे भी जीरो मान सकता था, बट पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर जीरो मानने से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए कैसे, अब पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो हो गई तो मुझे इस पूरे चेन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखनी है। ये चेन जो नीचे लटकी हुई, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। अब यहां पे क्या है, हम लोग नीचे जा रहे हैं, है ना, h क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस mgh हमें लिखना है। तो यहां लगा दो यार माइनस mgh। ठीक, अब h हाइट किसका लेंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चेन जो है वो जीरो हाइट पे है और ये मैक्सिमम हाइट पे है। तो h हाइट हम लोग लेंगे जहां पे मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जहां पे इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। देखो तो ये 1/4 पे है, ये लेंथ 1/4 पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके हाफ पे यानी कि 1/8 पे, यहां 1/8 पे इसका सेंटर होगा। इस चेन का जो लटकी हुई चेन है उसका सेंटर कहां होगा, 1/8 पे होगा। तो यानी कि h हाइट हम कौन सा लेंगे, जहां पे सेंटर ऑफ मास यानी कि मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि h विल बी इक्वल टू 1/8, g तो हमें पता है 10, मास हमें निकाल के डालना पड़ेगा। अब मास, टोटल मास दिया हुआ था m, तो इसका मास कितना होगा ये हम निकाल लेंगे। इसका कितना होगा, 1/4 पार्ट है यानी कि m/4 पार्ट है ये, और ये कितना है 3m/4 पार्ट है। तो यहां पे कितना है m/4, ये कितना आ गया, लेट्स से उसको g के फॉर्म में रखते हैं, तो mg/32। ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी समझ रहे हैं आप लोग, ये पोटेंशियल, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि यहां पे तो हमने जीरो माना है, तो जो भी ये आया है ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू mg/32। यानी एक्सटर्नल एजेंट को इतना काम करना पड़ेगा इस चेन को वापस से ऊपर रखने के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि किस तरीके से। अब इसमें ये क्वेश्चन वेरी कर सकता है, जैसे मैंने क्या किया है 1/4, 1/8 लेंथ आ सकता है ना, पूरी चेन ऊपर हो सकती है। ये पूछा जा सकता है कि 1/4 को नीचे लाने के लिए कितना वर्क डन करेगा, तो सब में सेम प्रोसेस है ना। 1/4 पार्ट को नीचे से ऊपर रखने में जितना वर्क लगा है उतना ही वर्क हमें मिल जाएगा उस चेन को ऊपर से नीचे रखने में। ठीक, ओके, आइए एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी हमारी। ये पूरा फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ठीक, यहां पे ये स्प्रिंग इस तरीके से लगी हुई, एक ब्लॉक को यहां पे छोड़ा गया है। ठीक, लेट्स से दिस, ये जो ब्लॉक है वो m का है, ये पूरा ट्रैक जो है वो फ्रिक्शनलेस है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, k मान लेते हैं,
कि K है स्प्रिंग कांस्टेंट। बोला गया है कि अगर इस ब्लॉक को h हाइट ऊपर से छोड़ दिया जाए, h हाइट ऊपर से छोड़ दिया जाए तो ये स्प्रिंग को कितना ज्यादा कंप्रेस करेगा। फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन है कि फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन आएगा ये फाइंड करके बताइए। क्वेश्चन समझ गए आप लोग कि ये वेज है ना, बड़ा सा वेज है, h हाइट का है, इसके ऊपर टॉप ऑफ द वेज एक m मास रख दिया गया है, ये m मास को छोड़ दिया गया। ये क्या होगा, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है तो नीचे स्लाइड करेगा। अब नीचे स्लाइड करके यहां जाएगा तो यहां चांसेस थे कि उस स्प्रिंग को रुकने से पहले ये यहां पे रुक जाए, है ना, स्प्रिंग को टकराने से पहले यहां रुक जाए। बट वो कब होगा, जब यहां पे फ्रिक्शन होगा अपोज करने के लिए, ये ब्लॉक तब रुकेगा। अब फ्रिक्शन ही नहीं है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी उसी वेलोसिटी से वो आगे चलता जाएगा तो यहां पहुंचेगा तो इसको कंप्रेस करेगा। अब कितना कंप्रेस करेगा भाई, ये इसका मोमेंटम था इधर जा रहा था, बट ये एक रिटार्डेशन फोर्स इधर लगाएगा तो इसको रुकना ही है। बट किस लेवल तक एक्सटेंड करेगा, कंप्रेस करेगा, वो कंप्रेशन हमें फाइंड करना है। ये यहां से यहां तक, लेट से अगर किसी को डाउट हो रहा होगा कि क्या है, तो यहां से यहां तक का मैं दे देता हूं कि L लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रैक जो है वो L है। वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर जो है वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ही आसान एक ही लाइन में सॉल्व हो जाए। कई बार एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, कई बार हो सकता है 2 लाइन या 3 लाइन तक जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम तो 1-2 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, है ना। आइए देखते हैं हम लोग क्या बोला मैंने कि ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया गया, यहां से छोड़ देंगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, स्पीड एक्वायर करेगा। यहां पे आते आते एक अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी उसके पास, वो स्पीड क्या होगी, उसी स्पीड से आगे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है ओपोज करने के लिए। अब फ्रिक्शन वाला भी क्वेश्चन हो सकता था कि फ्रिक्शन यहाँ पे डाल दिया तो पूछा गया कि कहां जाके गिरेगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना। पहले ये करते हैं, वो भी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन में से वो उधर से स्प्रिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लगाना शुरू कर देगी, रिटार्डेशन वाला फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है उसको कहीं जाके रुक जाना पड़ेगा। तो हमें वही पता करना है कि जो x कंप्रेशन आएगा वो x कितना आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए यहां पे इसके पास एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं हम लोग सिंपली, है ना, या फिर ये कह दे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख रहे हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में इस पॉइंट पे, है ना, कौन कौन से वर्क है यार। यहां पे अगर मैं लिखूं एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैं क्या करता हूं कि इनिशियल एनर्जी लिखता हूं और फाइनल एनर्जी लिखता हूं। एनर्जी तो सेम होनी चाहिए, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग बोले या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में कंजर्व कर ले। क्यों, क्योंकि अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी जानते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी जानते हैं, तो एनर्जी को सेव करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या है देखिए, वर्क डन की कहीं बात ही नहीं आई क्योंकि वो फोर्स ही नहीं आया। यहाँ पे फ्रिक्शन आया रहता तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन हो सकता था, है ना। यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है, फ्रिक्शन की तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते। स्प्रिंग की तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डील करेंगे और सिंपली एक लाइन में आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कौन सा, इनिशियल शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इसके पास है क्या, कोई, बिल्कुल है। कितना है, mgh है, mgh है। प्लस काइनेटिक एनर्जी है क्या इसके पास, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बस इसको छोड़ दिया गया है। ठीक, यहां पे जब आएगा क्या करेंगे, यहां पे आएगा तो यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। कितना होगा, हाफ mv, अभी हमें v नहीं पता है। प्लस यहां पे इसके पास जब कंप्रेशन हो जाएगा, ओ हो फाइनल पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, इस पॉइंट पे नहीं ले रहे, क्या कर रहे हैं, फाइनल पॉइंट पे ले रहे हैं। एक तो ये पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा जहां पे ये कंप्रेस कर चुका होगा। तो जहां पे कंप्रेस कर चुका होगा उससे आगे तो ये जाएगा नहीं, यानी कि उस पॉइंट पे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए ना, इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए उस पॉइंट पे जहां पे ये कंप्रेस कर चुका होगा, यानी कि उस पॉइंट पे तो ये भी 0 हो जाएगा। होगा नहीं होगा,
उस पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेस्ड, इस पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि इधर से चल के आ रहा है। यहां से चल के आ रहा है तो इस पॉइंट पे तो रहेगा इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी। बट ये जब मैक्सिमम कंप्रेशन कर चुका होगा, एक पॉइंट हम लोगों ने ये चूज किया और फाइनल पॉइंट ये चूज किया जब मैक्सिमम कंप्रेशन कर चुका था, तो मैक्सिमम कंप्रेशन वाले पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। वहां पे क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी? नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे हम लोग जीरो मान के चलेंगे। अरे जीरो मान के ही तो इस लेवल पे हम लोग लिखेंगे कि mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। समझ रहे हैं ना? ठीक, इस पॉइंट पे जस्ट अ मिनट, कहीं टच हो गया है, वेट, हाँ एक मिनट। सॉरी, अब देखो तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इस पॉइंट पे जीरो हो गई, लेकिन स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आएगी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कि कितना वो दबी है, अगर दबी होगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी, अगर वहां से खुलेगी तो उसके ऊपर रिलीज होगी, तो रिलीज होगी तो नेगेटिव, स्टोर हुई है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देखो यार ये एक्स जो है, यही तो एक्स होता है कि कितना कंप्रेस हुआ। दूसरे कलर से साफ साफ दिखे हम लोगों को, ये लो यहां से लेके यहां तक यही तो कंप्रेशन हुआ था, और यही तो कंप्रेशन वाला टर्म है यार एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2mgh डिवाइडेड बाय k अंडर रूट। ये क्या आ गया? कंप्रेशन आ गया कि सर वहां h हाइट से अगर छोड़ेंगे तो स्प्रिंग को इतना ये कंप्रेस कर देगा। ठीक, कितना कंप्रेस करेगा? 2mgh बाय k, 2mgh बाय k। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। इसी तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से बनते हैं ना। क्वेश्चन देखने में तो कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।